नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वायुसेना में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा कि देश की सीमाओं पर परिस्थितियां बेहद अस्थिर हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को बेहद शॉर्ट नोटिस पर किसी की आकस्मिक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स की मौजूदगी में दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें वायुसेना की एक अहम भूमिका होगी। ऐसे में वायुसेना को ईआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा हैंडलिंग और मशीन लर्निंग के जरिए ही अपनी क्षमताओं को और ध्यान देना होगा। और रक्षा मंत्री ने वायुसेना की शांति काल और ऑपरेशंस के दौरान उच्च ऑपरेशंस तैयारियों और तुरंत रेस्पॉन्ड को लेकर भी क्षमताओं और उच्च कोटि के लेकर भी जमकर तारीफ की है। लेकिन उन्होंने देश की सीमाओं पर चल रहे गतिरोध की तरफ से ध्यान आकर्षित करते हुए शॉर्ट नोटिस कर तैयार रहने का आह्वान किया। और राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं में वॉलेटाइल हालात को लेकर भी सशस्त्र सेनाओं को शॉर्ट नोटिस पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तीनों अंगों के साझा थिएटर कमांड बनाने जोर देते हुए कहा कि इस दौरान सभी के विचारों और चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। दरअसल देश में थिएटर कमांड बनाने को लेकर वायुसेना ने अपनी कुछ ऑपरेशन चिंताएं जो हैं वो जाहिर की हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने सभी स्टेक होल्डर्स के विचारों पर गहनता से मंथन करने पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। काशगंज की घटना को लेकर सूबे के राजनीति में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के काशगंज का दौरा कर सकती हैं। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस बीच प्रियंका गांधी ने राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काशगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में ही मौत जैसी घटनाएं साफ तौर पर कहती हैं कि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को कथित रूप से बहला फुसलाकर साथ ले जाने के एक मामले में पूछताछ के लिए काशगंज थाने के नगला सैयद इलाके में रहने वाले अल्ताफ को हिरासत में लिया था और बाद में उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। और घटना को लेकर पुलिस कह रही है कि आरोपी युवक ने फांसी लगा ली है। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस कस्टडी में पिटाई के कारण युवक की मौत हुई है। मामला जो भी हो, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के काशगंज में अल्ताफ अहमद की हिरासत में मौत का मामले में सियासी तूल जो है वो पकड़ लिया है। 21 साल के अल्ताफ अहमद के पिता ने पुलिस पर उनके बेटे को मारने का आरोप लगाया है। अल्ताफ के पिता चाहत मियां के मुताबिक वो खुद अपने बेटे अल्ताफ को पुलिस चौकी में छोड़कर आए थे और तब पुलिस ने भरोसा दिया था कि वो पूछताछ करके उन्हें छोड़ देंगे, मगर अब उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं विपक्षी दल मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। 22 साल का मृतक अल्ताफ काशगंज कोतवाली क्षेत्र के सैयद अहरोली में रहने वाला बताया जा रहा है और उसे आईपीसी की कई धारा के तहत एक नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पुलिस पूछताछ के मामले लेकर गई थी। और वहीं काशगंज के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि आरोपी हवालात के टॉयलेट में गया हुआ था, तब बहुत देर तक बाहर नहीं निकला तो देखा कि उसने अपनी जैकेट के हुड के नाड़े में ही नल से फांसी लगा ली थी और आनन फानन में उसे काशगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के कासगंज कोतवाली में युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि जैकेट की डोरी को नल में फंसाकर युवक ने खुदकुशी की है और लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस को कातिल बताने वाले युवक के पिता चंद मियां ने 24 घंटे के अंदर जुबान बदल गई है और अब वो खुद को पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट बता रहे हैं। कासगंज पुलिस द्वारा एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाए जाने और पुलिस थाने में उसका शव मिलने पर मृतक के पिता चांद मियां ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि आपके बच्चे ने फांसी लगाई है। मेरे सामने पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए लाए, आखिर में वो नहीं बचा। मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। इससे पहले चांद मियां ने कहा कि मैंने अपने बेटे को कल शाम 8 बजे खुद पुलिस को सुपुर्द किया था और अभी अभी मुझे पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि अल्ताफ ने थाने की हवालात में फांसी लगा ली है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को पुलिस ने फांसी लगाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए 22 साल के अल्ताफ की कासगंज कोतवाली की हवालात में मौत हो गई और पुलिस के अनुसार अल्ताफ ने टॉयलेट जाने के बाद हवालात की टॉयलेट में ही जैकेट के हुड के नाड़े से ही फांसी लगा ली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी कासगंज ने कोतवाली इंस्पेक्टर कासगंज सहित 2 सब इंस्पेक्टर और एक हेड को एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से ही निलंबित कर दिया है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में भारी बारिश से होने वाली घटनाओं में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान आज तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता है। तूफान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में धीमा पड़ने के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान के आज शाम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है और इस वजह से अगले 3-4 दिनों तक ही तमिलनाडु के विस्तृत क्षेत्र में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार कुछ खास इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि अधिकतम स्थानों पर गरज के साथ मध्य दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि कई जगह पर कई जिलों में भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी और भी कई जगह पर, नमक्कल जगह पर और चेन्नई और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 नवंबर के बीच तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु के कुछ इलाके पुडुचेरी और कराईकल और गरज के साथ बिजली चमकने की ही संभावना है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में मुख्य गवाह प्रभाकर सेल आज एनसीबी दफ्तर जाकर बयान दर्ज कराएंगे और इससे पहले एनसीबी की एसआईटी टीम ने वसूली की कोशिश के सिलसिले में ही प्रभाकर सेल से 11 घंटे से ज्यादा वक्त का पूछताछ किया था और वहीं इस मामले में एनसीबी विजिलेंस चीफ ने ही दावा किया है कि एक टीम जल्द शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी से भी पूछताछ करेगी। एनसीबी के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि सेल अपने वकील तुषार खंडारे के साथ भी उन पर बांद्रा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मेस पहुंचे हुए थे और एनसीबी के उप महानिर्देशक ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में ही एनसीबी की और एसआईटी टीम सोमवार सुबह दिल्ली से यहां पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। एनसीबी के गवाह केपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड होने का दावा करने वाले सेल के पिछले महीने एक हल्फनामे में आरोप लगाया था कि उन्होंने गोस्वामी को एनसीबी की और आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद 25 करोड़ रुपए में समझौता करने पर चर्चा करने को सुना था और सेल में आरोप लगाया गया था कि गोस्वामी ने कहा है कि समझौते की धनराशि में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी ने मुंबई मंडल के निदेशक समीर वानखेड़े को दिए जाने और वानखेड़े ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। पिछले महीने ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में ही एसआईटी वसूली के आरोपों में जांच के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वो सेल के बयान दर्ज नहीं कर पाई थी और उस समय उसने वानखेड़े समेत 8 लोगों पर बयान दर्ज किए थे।
आपको बता दें कि आज एनसीबी को लेकर इसमें पूजा ददलानी से भी हो सकती है पूछताछ, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आज एनसीबी दफ्तरों में बयान दर्ज कराने के लिए गवाह जो है प्रभाकर सेल है और उन्होंने गवाह देने के लिए कहा है और पूजा ददलानी से भी उनकी पूछताछ हो सकती है। और उस समय उसने वानखेड़े समेत 8 लोगों के बयान दर्ज किए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोलीबारी में 4 जवानों की मौत के बाद 2 जवानों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दोनों जवानों की बातचीत में 4 जवानों की मौत और 17 जवान के घायल होने की बात कही जा रही है। ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। ऑडियो को लेकर तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी की घटना के बाद वायरल ऑडियो और वीडियो को लेकर जबरदस्त रेंज के आईजी को लेकर भी प्रेस नोट टाइप सोशल मीडिया के माध्यम से इसे फर्जी बताया गया है। वहीं आईजी का साफ तौर पर कहना है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो फर्जी है, पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें कोई भी बात सच नहीं है। ऑडियो की जांच भी की जा रही है और आपको ये भी बता दें कि आईजी ने ये भी कहा है कि उन्होंने खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि घटना में 4 जवानों की मौत हुई है और 3 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से पहले बेरक में हुई पार्टी नहीं चल रही थी और पूरी जानकारी गलत है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस घटना के पहले जवानों ने बेरक में पार्टी की और शराब पी थी और ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और ऐसे कोई भी जो साक्ष्य घटना स्थल पर नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि जवान बैरक में सो रहे थे, तभी आरोपी जवान ने सो रहे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जिससे ये घटना हुई है। और जिस तरह से कथित ऑडियो में 17 जवानों के घायल होने की बात जवानों के द्वारा कही जा रही है वो सरासर गलत है। पुलिस लगातार इस ऑडियो की जांच में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है वो लोगों को भ्रमक कर रहा है और ऑडियो कहां से वायरल हुआ इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऑडियो पूरी तरह से फर्जी है। आईजी ने यह भी कहा कि इस ऑडियो के साथ साथ एक बात और सामने आ रही है कि जवान मानसिक रूप से बीमार था, तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया है और ये बात भी सरासर गलत है। जवान मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था और बैरक में मौजूद अन्य जवानों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद जवान ने एक अहम कदम उठाया। राजधानी के जवाहर सर्किल थाना इलाके में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की 20 वर्षीय छात्रा को फेसबुक पर दोस्तों कर मिलने के लिए बुलाने और होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने बंगाल निवासी देबायन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शिकायत में बात का जिक्र भी किया है कि 6 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती देबायन से हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच में चैटिंग होने लगी और उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर आपस में शेयर कर बातचीत करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता की उम्र 18 साल की हो गई तो देबायन ने उस पीड़िता से शादी करने की बात कही तो पीड़िता ने अपने करियर और पढ़ाई की बात कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया और गत दिनों पीड़िता ने जन्मदिन पर देबायन से मिलने के लिए गौरव टावर बुलाया। पीड़िता को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का झांसा देकर देबायन उसे अपने साथ पास में मौजूद एक होटल में ले गया, जहां पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। साथ ही 4 दिनों तक पीड़िता को होटल में बंधक बनाकर रखा और वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर बदनाम करने की धमकी भी देने लगा। इसके बाद आरोपी वापस बंगाल लौट गया और पीड़िता अपने घर पहुंच गई और परिवार के सदस्यों को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद से ही परिवार के सदस्य पीड़िता को जवाहर सर्कल थाने ले पहुंचे और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।